हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट नंबर 5 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 PYQs क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा एग्रीगेशन। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 2021-22 में पूछा गया था कि एग्रीगेशन हमारा क्या होता है 2 नंबर में। तो बेसिकली एग्रीगेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेशन इन डेटा माइनिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड समराइजिंग डेटा सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यूज इट फॉर एनालिसिस। एग्रीगेशन का मतलब यह है डेटा वेयर हाउस के अंदर कि भाई हमारा जो डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है। तो उस डेटा को समराइज करना, उस डेटा को कलेक्ट करना और उस डेटा को इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि हमें भाई कोई कंक्लूजन अगर हमें निकालना हो तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकें। तो उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वो कौन करता है? हमारा एग्रीगेशन। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इट हार्ड टू मेक सेंस फॉर इट ऑल, सो वी ग्रुप समराइज द डेटा टू गेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब जो हमारा डेटा वेयर हाउस के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है। अब सबसे पहला हमारा क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। देन आपको क्या करना है, उस डेटा को समराइज करना है, ग्रुपिज करना है, उसका ग्रुप बनाना है कि भैया अगर हमारा सेल्स का डेटा है तो इसका एक ग्रुप बना दिया, ये हमारा कस्टमर का डेटा है तो ये हमारा एक ग्रुप बना दिया, ये हमारा क्लाइंट का डेटा है तो इसका हमने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। बेसिकली सिंपल मीनिंग क्या है? एग्रीगेशन का मतलब है डेटा को कलेक्ट करना, समराइज करना और इस तरीके से उसे समराइज करना या उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि हम उसको बहुत इजीली एनालाइज कर सकें। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं कि भाई हम डेटा एग्रीगेशन हमारा किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो भी रॉ डेटा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमें क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या क्या है? सो वी कैन कंबाइन सिमिलर पीस ऑफ डेटा टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। देन हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है? डेटा को कंबाइन करना एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स का डेटा है तो उसका एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बना दिया, हमारा कस्टमर का डेटा तो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, क्लाइंट का डेटा तो वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। देन क्या करना है? वे यूज सिंपल कैलकुलेशन लाइक सम काउंट एवरेज। अब आपको उस डेटा से कोई कंक्लूजन चाहिए, लाइक मुझे देखना है कि पर मंथ मेरी कितनी सेल हो रही है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। मुझे देखना है कि भाई मेरे कितने न्यू कस्टमर्स अराइव हुए इस मंथ में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या, ये बेसिक ऑपरेशन है जो मुझे परफॉर्म करने होते हैं अपने डेटा के ऊपर, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, कोई भी कंक्लूजन निकाल सकूं या कोई भी एक रिजल्ट फाइंड कर पाऊं। नेक्स्ट क्या है? एग्रीगेटेड डेटा कैन बी शोन इन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड टू हेल्प पीपल मेक क्विक एंड स्मार्ट डिसीजन। तो हम क्या करते हैं? एग्रीगेशन की हेल्प से अब हमें पता चल गया कि भाई हमारा डेटा का कंक्लूजन ये है। अब हमें उसको क्या करना है? एक रिपोर्ट, डैशबोर्ड, पाई चार्ट, ग्राफ की फॉर्म में उसको क्या करना है? शो करना है, ताकि जो पीपल है वो अंडरस्टैंड कर पाए इजीली और उसके बेस पे कोई डिसीजन ले पाए। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई एग्रीगेशन हमारा क्या होता है और डेटा एग्रीगेशन हमारा किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल का मतलब क्या होती है? भाई कोई चीज़ हमारी बहुत टाइम से 10-15 साल से इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स ओल्ड डेटा कलेक्टेड ओवर टाइम लाइक पास सेल, कस्टमर बिहेवियर और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि भाई वो डेटा जो आपका 10-15 साल से आपने रखा हुआ है, वो पास सेल हो गई, कस्टमर का बिहेवियर हो गया या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस हो गई, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या हम क्या बोलेंगे? वो कैसी इंफॉर्मेशन है? हमारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। In a data warehouse, historical data is stored so business can look back and see what happened, what did it happen, how did this change over a time. डेटा वेयर हाउस के अंदर भाई हमारा डेटा वेयर हाउस ऐसी छोटी सी तो जगह है नहीं, एक बहुत ह्यूज जगह है जहां हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो भाई वहां हम अपना हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये जो क्वेश्चन है व्हाट हैपन, व्हाट डिड इट हैपन, हाउ डिड दिस चेंज ओवर टाइम, इन चीज़ों के हम क्या निकाल पाते हैं? आंसर्स निकाल पाते हैं। और हम देख पाते हैं कि भाई पास से आज के प्रेजेंट को कंपेयर कर पाते हैं कि भाई हमारा जो ग्रोथ है वो कितनी हुई, हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज हुआ, हमारे कस्टमर कितने इंक्रीज हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का हमारा क्या मतलब है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्वेरी फैसिलिटी।
अब बेसिकली क्वेरी फैसिलिटी का मतलब क्या है? क्वेरी फैसिलिटी हमारा एक ऐसा फीचर है डेटाबेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो अलाउ करता है हमारे यूजर को कि वो क्वेश्चन को आस्क कर सके और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा वेयर हाउस के अंदर उसको क्या कर सके, फेच कर सके। दैट इज ऑल अबाउट क्वेरी फैसिलिटी। अब भाई कोई भी क्वेरी है, मुझे कोई भी क्वेश्चन है, अगर मुझे उसका आंसर फाइंड करना होगा डेटा वेयर हाउस के अंदर तो मैं मैन्युअली करूंगी तो भाई कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा ही डेटा है, बिलियंस ऑफ डेटा वहाँ स्टोर रहता है। तो हम किसका यूज करते हैं? क्वेरी फैसिलिटी का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से यूजर फाइंड कर पाता है जो उसको डेटा नीड होता है, ठीक है, और जो उसकी क्वेरी होते हैं उससे रिलेटेड डेटा वो इजीली फाइंड कर पाते हैं। वही इसके अंदर लिखा हुआ है, a query facility is a tool or system that lets user ask questions to retrieve, analyze or summarize data from a data warehouse or database. It's like a search engine for your data, helping you get specific information quickly. क्वेरी फैसिलिटी एक ऐसा टूल और ऐसा सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको फेच कर पाए डेटा वेयर हाउस के अंदर क्विकली। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई क्वेरी फैसिलिटी हमारा क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है OLAP ओलैप कि ओलैप हमारा क्या होता है। ओलैप means online analytical processing is a technology used in data warehousing to analyze large amount of data quickly. ओलैप हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ओलैप एक हमारा ऐसी टेक्नोलॉजी है डेटा वेयर हाउस के अंदर जिसकी हेल्प से एक हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर पाते हैं क्विकली। इट अलाउ यूजर टू एक्सप्लोर एंड समराइज डेटा फ्रॉम डिफरेंट एंगल एंड फाइंड इनसाइट्स, ट्रेंड्स एंड पैटर्न। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो डेटा वेयर जो ये होता है ना ओलैप, ये हमारा मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर वर्क करता है। मल्टी डायमेंशनल डेटा का मतलब क्या है कि भाई जो भी हमारे डेटा की डायमेंशन है वो एक सिंगल डायमेंशन नहीं है, हम डेटा को मल्टीपल डायमेंशन से एनालाइज कर रहे हैं तो हम ओलैप का यूज करेंगे। अब भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, बट मल्टी डायमेंशनल डेटा को एनालाइज करने के लिए हम ओलैप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि भाई हमारा जो डेटा है ये Q1 Q2 Q3 Q4 मुंबई, आगरा, ऑस्टिन, डोलास, ऑटो, साइकिल, पैन एंड स्कूटी, ये हमारे मल्टी डायमेंशन है कि भाई हम डेटा को ये देख रहे हैं कि भाई Q1 Q1 में हमारी ऑटो की सेल मुंबई के अंदर कितनी हुई। तो ये क्या मल्टी डायमेंशनल डेटा। भाई हमारा डेटा एक सिंगल डायमेंशनल डेटा नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ऑटो की सेल कितनी हुई तो वो एक सिंगल डायमेंशनल डेटा है, बट अगर मैं ये बोल रही हूँ फर्स्ट क्वार्टर में ऑटो की सेल मुंबई के अंदर कितनी हुई, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा। मल्टी डायमेंशनल डेटा के लिए हमारा किसको यूज करता है? ओलैप को यूज करता है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, डेटा को हैंडल कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ओलैप हमारा क्या होता है। अब ये Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है? क्वार्टरली है, क्योंकि हमारे 12 मंथ्स होते हैं तो हमने क्वार्टरली डिवाइड कर लिया है कि Q1 जनवरी, फरवरी, मार्च का है, अप्रैल, मई, जून Q2 है, तो 3 मंथ्स का ये हमें दिखा रहा है क्वार्टरली। आई होप आपको क्लियर होगा कि ओलैप हमारा क्या होता है। सिंपली ओलैप का मतलब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा को हैंडल करने के लिए हम एक यूज करते हैं एक टेक्नोलॉजी का जिसको हम बोलते हैं ओलैप, जो एक लार्ज डेटा बेस के ऊपर हमारा क्या करता है, काम करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा ओलैप फंक्शन। ओलैप फंक्शन का क्वेश्चन हमारे 2021, 22, 23, 23, 24 यानी लगातार पिछले 3 साल से सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ओलैप फंक्शन हमारा क्या होता है, या ओलैप फंक्शन जो है आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पूछ लेता है या सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो बेसिकली ओलैप फंक्शन क्या होता है? ओलैप प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शन टू एनालाइज डेटा इंटरेक्टिवली। ओलैप हम एक फंक्शन को भाई ओलैप हमें एक प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक फंक्शन जिसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होने चाहिए। हर डेटा के लिए अलग फंक्शन हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। दिस फंक्शन वर्क विद एग्रीगेटेड डेटा और एक्सेस थ्रू क्विक क्वेरी फैसिलिटी। ये फंक्शन जो वर्क करते हैं वो एग्रीगेटेड डेटा और क्वेरी फैसिलिटी के हेल्प से ये वर्क करते हैं। अब एग्रीगेटेड डेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, क्वेरी फैसिलिटी हम जस्ट अभी ही पढ़े हैं, ठीक है। तो ओलैप फंक्शन क्या है? ओलैप फंक्शन हमारा होते क्या है, डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स या कुछ फंक्शन चाहिए होते हैं जिसके हेल्प से हम मल्टी डायमेंशनल डेटा को एनालाइज कर पाएँ। तो काफ़ी सारे फंक्शन है। पहला है हमारा रोल अप फंक्शन। बेसिकली रोल अप फंक्शन हमारा क्या करता है? रोल अप फंक्शन हमारा क्या करता है, जो भी हमारा हाई डिटेल डेटा होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? एक लेस डिटेल डेटा में कन्वर्ट करता है, या एक जेनरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या हम बोलते हैं कि भाई हमें डेटा को समराइज कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये डेटा देखोगे, तो ये जो डेटा है वो क्वार्टरली है, Q1 Q2 Q3 Q4। लोकेशन जो है वो हमारी डलहौस, ऑस्टिन, आगरा, मुंबई है। तो हमने क्या करा, रोल अप फंक्शन की हेल्प से हाई डिटेल डेटा को एक लेस डिटेल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। किस तरीके से करा, मैंने देखा मुंबई और आगरा इंडिया के अंदर है, तो इन दोनों का एक ब्लॉक बना दिया। डॉलर्स और ऑस्टिन हमारे अमेरिका में, तो मैंने इसका क्या बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया। तो ये क्या करा, मैंने हाई डिटेल डेटा को लेस डिटेल डेटा में कन्वर्ट कर दिया। यही होता है हमारा कौन सा, रोल ऐप ऑपरेशन। इसके अंदर वही लिखा हुआ है, कंबाइन डेटा टू अ हाई लेवल ऑफ समरी। ये क्या करता है, डेटा को कंबाइन करता है एक हाई लेवल ऑफ समरी, यानी उसको एक जेनरिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके देता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, समराइज डेली सेल्स इनटू मंथली सेल। डेली सेल्स की बजाय आप मंथ के ऊपर वर्क करें, कि हम मंथली सेल्स को एनालाइज करें कि एक मंथ में हमारी कितनी सेल हो रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऐप ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल डाउन ऑपरेशन। ड्रिल डाउन ऑपरेशन हमारा रोल अप ऑपरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या करता है, लेस डिटेल डेटा को एक हाई डिटेल डेटा में कन्वर्ट करता है। अगर आप यहाँ देख लेंगे, हम क्वार्टरली बात करें, Q1 Q2 Q3 Q4, यानी 3 मंथ्स के अंदर बात करें। ड्रिल ऑपरेशन में हम क्या करें, पर्टिकुलर वन मंथ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, लेस डिटेल डेटा को एक हाई डिटेल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। इसको ही हम बोलते हैं ड्रिल डाउन ऑपरेशन। गोज फ्रॉम समराइज डेटा टू डिटेल डेटा। ये क्या करता है, समराइज डेटा से हमें डिटेल डेटा में कन्वर्ट करके देता है। आप समझ सकते हैं कि मंथली सेल की बजाय हम डेली सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा ड्रिल डाउन ऑपरेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको ये सारे ऑपरेशन बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, पर्टिकुलर डायमेंशन पे वर्क करता है। जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं ना, इसी तरीके से ये होता है कि पर्टिकुलर एक डायमेंशन पे वर्क करेगा, एक न्यू सब ग्रुप बना के देता है, एक न्यू सबसेट बना के देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल Q1 Q2 Q3 Q4 है। अब मैंने Q1 पे काम किया, तो इसने क्या करा, Q1 का एक स्लाइस मुझे बना के दे दिया कि भाई Q1 के अंदर मेरी सेल्स इतनी हुई, ये इतनी हुई। तो ये क्या हो गया, ये ऑपरेशन मेरा कौन सा है, स्लाइस ऑपरेशन। सेलेक्ट सेलेक्ट ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ डेटा ऑफ फिक्सिंग वन डायमेंशन, कि हम एक डायमेंशन को फिक्स करते हैं, उसके ऊपर एक सबसेट ऑफ डेटा को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है हमारा पीवर्ट या रोटेट। ये क्या होता है, जो स्लाइस का अपोजिट होता है। जो स्लाइस के अंदर डायमेंशंस होती हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं या स्वैप कर देते हैं। तो वो ऑपरेशन हमारा कौन सा होता है, रोटेट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या होता है हमारा फंक्शन डाइस। डाइस हमारा क्या होता है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन में से एक छोटी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। भाई ये मेरी बड़ी इंफॉर्मेशन, मुझे एक छोटी इंफॉर्मेशन पे काम करना है कि भाई क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो की सेल Q1 के अंदर मुंबई में कितनी हुई, तो उसकी मुझे कौन डिटेल देगा, डाइस। डाइस क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि स्मॉल रेंज ऑफ डेटा और उसे मल्टी डायमेंशन में मुझे कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। वैसे Q1 और Q2 पे मैंने काम किया, तो मैंने कोई भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन में छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो मेरे Q1 Q2 Q3 Q4 में से मुझे सिर्फ Q1 और Q2 की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां मैंने कौन सा फंक्शन को यूज किया, डाइस फंक्शन को यूज किया। आई होप आपको क्लियर होगा, रोल अप, ड्रिल डाउन, डाइस ऑपरेशन और स्लाइस ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऑपरेशन आते हैं तो पर्टिकुलर आपको डायग्राम के साथ, पूरी थ्योरी के साथ आपको ये एक्सप्लेन करके आने हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ओलैप टूल्स। ओलैप टूल्स हमारे EQ 2021-22 में पूछा गया था कि ओलैप टूल्स क्या होते हैं। OLAP tools are software that make it easy to perform these functions, often with user friendly interface. अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टूल तो चाहिए जिसकी हेल्प से इन फंक्शन को हम परफॉर्म कर सकें। तो जब इन फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं, वो सॉफ्टवेयर और उन टूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, वो कौन से हमारे ओलैप टूल्स। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, टैबलू, ओरेकल ओलैप, SAP बिजनेस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेरे ओलैप टूल है जिनकी हेल्प से मैं अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करती हूँ, अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हूँ। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ओलैप सर्वर। EQ 2021-22 में से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलैप सर्वर हमारा क्या होता है। बेसिकली डेटा वेयर हाउस के अंदर एक हमारा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है। एक कंपनी का सारा डेटा उसके अंदर स्टोर रहता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ क्वेरीज है, मुझे उनको रिजॉल्व करना है, तो वो क्वेरीज को रिजॉल्व करना, क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उन ऑपरेशन को परफॉर्म करना और उस रिजल्ट को मुझे दिखाने कि भाई इसका रिजल्ट ये आया है। वो सब काम हमारा कौन करता है, ओलैप सर्वर। ताकि हमें जो फास्टेस्ट हम एक्सेस कर पाएँ, इजीली कर पाएँ, एफिशिएंटली कर पाएँ, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करता है, ओलैप सर्वर। कहाँ से
क्वेरी को चलाने से, यानी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से और सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने से हमें रिजल्ट तक सारा काम हमारा कौन करता है? ओलैप सर्वर। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ओलैप सर्वर हमारा क्या होता है। An OLAP server is a specialized software system that power OLAP in data warehouse. OLAP सर्वर हमारा क्या है कि स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो हमें क्या करता है, ओलैप को एक पावर प्रोवाइड करता है डेटा वेयरहाउस के अंदर। इट ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू सपोर्ट फास्ट मल्टी डायमेंशन एनालिसिस। ये हमें क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, ताकि हमें क्या मिल सके, हम फास्ट एक्सेस कर पाए, जो भी हमारा आउटपुट है वो हमें जल्दी मिल पाए। ठीक है, अब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ओलैप सर्वर जो है ना हमारे एक ब्रेन की तरह वर्क करता है। ब्रेन हमारा क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, देन उसका आउटपुट निकालता है। इसी तरीके से ओलैप सर्वर एक्ट ऐसा ब्रेन काम करता है जो सारी क्वेरीज को हैंडल करता है यूजर की, और भाई ओलैप टूल्स की हेल्प से उसके रिजल्ट को क्विकली शो करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगी भाई ओलैप सर्वर क्या है। सिंपली आप समझ सकते हैं ओलैप सर्वर एक ऐसी जगह या एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम एफिशिएंटली अपने काम को, क्वेरीज को रिजॉल्व कराना, ऑपरेशन को परफॉर्म करना डेटा वेयर हाउस के अंदर, वो सब चीज़ें उसकी हेल्प से करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ ओलैप सर्वर। AGT 2022-23 और 23-24 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ओलैप सर्वर के कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहला हमारा रोलैप। रोलैप यानी रिलेशनल ओलैप। रिलेशनल ओलैप यानी RDBMS, आपने DBMS में पढ़ा होगा कि रिलेशनल डेटाबेस। तो रोलैप हमारा क्या यूज़ करता है, रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ करता है। रोलैप स्टोर एंड प्रोसेस डेटा यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस लाइक SQL, Oracle, विच ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल। रोलैप क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, किसका यूज़ कर कर, रिलेशनल डेटाबेस लाइक SQL, Oracle का यूज़ कर कर हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, यानी टेबल की फॉर्म में। उसी को हम बोलते हैं रिलेशनल ओलैप। रोलैप सर्वर आर प्लेस बिटवीन रिलेशनल बैकएंड सर्वर एंड क्लाइंट बैकएंड सर्वर। जो बैकएंड सर्वर होता है और क्लाइंट का फ्रंट एंड सर्वर होता है, उन दोनों के बीच में हमारा कौन रहता है, रोलैप सर्वर प्लेस रहता है। क्वेरीज आर रिटन इन SQL टू परफॉर्म ओलैप फंक्शंस। ओलैप फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ओलैप फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको रोलैप के अंदर SQL क्वेरीज का यूज करना पड़ता है उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल रिलेशनल ओलैप क्या है कि इसके अंदर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं बाय यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस। सिंपल। और इसमें डेटा जो रहता है टैबुलर फॉर्म में हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो यार ये लार्ज डेटा सेट को हमारा हैंडल करता है, कोई यूजेज एग्जिस्टिंग डेटा बेस सिस्टम, सो नो नीड फॉर न्यू स्टोरेज। इसे कोई न्यू स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम होता है ये उसी के अंदर परफॉर्म कर लेता है हमारा रिलेशनल क्वेरीज को। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज के ऊपर ये वर्क नहीं करता। परफॉर्मेंस, जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पहला कौन सा था, हमारा रोलैप। दूसरा हमारा क्या है, हमारा मोलैप। मोलैप क्या है, मल्टी डायमेंशनल ओलैप। बेसिकली ये मल्टी डायमेंशनल डेटा को हैंडल करता है। रोलैप हमारे क्या करता था, रिलेशनल डेटाबेस की हेल्प से डेटा को स्टोर कर देता, ये मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है। मोलैप स्टोर इन अ मल्टी डायमेंशनल क्यूब स्ट्रक्चर विच इज ऑप्टिमाइज फ्रॉम ओलैप एनालिसिस। ये क्या करता है, हमारे डेटा को एक मल्टी डायमेंशनल क्यूब की स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली उसको एनालाइज कर पाते हैं और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जैसे कि ओलैप के फंक्शन अभी हमने पढ़े, स्लाइस, डाइस, पिवोट, ड्रिल डाउन, रोल अप। तो ये ऑपरेशन को हम डायरेक्टली क्यूब के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी क्वेरीज को बहुत फास्टली रिजॉल्व कर सकते हैं और उसका आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ये होता है हमारा मोलैप यानी मल्टी डायमेंशनल ओलैप। एडवांटेजेस क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज को बहुत फास्ट रिजॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्केलेबिलिटी इसकी लिमिटेड है, और भाई क्यूब को बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर हम क्यूब को बिल्ड कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मोलैप हमारा क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, यानी मोलैप और रोलैप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ओलैप। ये क्या करता है, ये दोनों चीज़ पे वर्क करता है, रिलेशनल डेटाबेस पे भी वर्क करता है और मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस पे भी वर्क करता है, जिसकी हेल्प से क्या कर पाता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। इट यूजेस बोथ रिलेशनल डेटाबेस एंड मल्टी डायमेंशनल क्यूब। ठीक है, जो भी डिटेल डेटा होता है उसको वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा के अंदर स्टोर करता है। तो हाइब्रिड क्या होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ओलैप। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है,
फास्ट और समराइज क्वेरीज, फास्ट होता है और समराइज करता है क्वेरीज को, फ्लेक्सिबल होता है डिटेल क्वेरीज के लिए। बट डिसएडवांटेजेस क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको सेटअप और मैनेज करना, क्योंकि हम दोनों को यूज कर रहे हैं, रोलैप को भी और मोलैप को भी, तो यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडेंट हो जाती है। और क्यूब और डेटाबेस को दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि डायरेक्टली परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। अगर क्यूब और डेटाबेस को हम बहुत इजीली डिपेंड कर दें तो भाई इंटीग्रेट कर दें तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, अगर इंटीग्रेट नहीं होता तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा डेटा माइनिंग इंटरफेस। डेटा माइनिंग इंटरफेस है क्या? A data mining interface is a user-friendly tool or system that allow user to interact with data mining process. डेटा माइनिंग इंटरफेस क्या है? एक ऐसा टूल और एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो डेटा प्रोसेसेस के साथ क्या कर सके, यूजर फ्रेंडली इंटरेक्ट कर सके, बहुत इजीली और एफिशिएंटली उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। वो होता है हमारा डेटा माइनिंग इंटरफेस। यानी एक ही हमें ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो डेटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर काम कर सके। यह हमें हेल्प करता है यूजर को एक्सप्लोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैटर्न्स को, लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम करने के लिए। सिंपल, ठीक है। अब भाई इसका रोल क्या होता है डेटा माइनिंग इंटरफेस का? डेटा को सेलेक्ट करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना, एल्गोरिथम्स को सेलेक्ट करना, रिजल्ट को विजुअलाइज करना, इवेल्युएशन करना। तो ये सब किसका काम होता है? डेटा माइनिंग इंटरफेस का। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डेटा माइनिंग इंटरफेस है क्या। इंटरफेस एज द नेम सजेस्ट हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम डेटा माइनिंग के साथ काम कर सकें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सिक्योरिटी। बेसिकली सिक्योरिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि भाई हम अपने डेटा को अनऑथराइज यूजर या डैमेज से या थेफ्ट से उसको बचा सकें, वही तो होता है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन द डेटा सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन अ डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग एनवायरमेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड थेफ्ट एंड डैमेज। क्लियर है? अब की कॉन्सेप्ट हमारे क्या होते हैं सिक्योरिटी को लेकर? पहला होता है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई हम हर यूजर को, सभी यूजर को एक्सेस नहीं दे सके डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग का। हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि भाई जो हमारी हाई अथॉरिटी है वही हमें एक्सेस कर पाएंगे डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग को, या उसको क्या कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे। अगर हम सभी को एक्सेस दे देंगे तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है डेटा इंक्रिप्शन, कि भाई डेटा को आप इंक्रिप्ट करो, बिफोर स्टोरेज आप डेटा को इंक्रिप्ट करो, एनकोड करो। एंड इंक्रिप्शन यानी रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ताकि हमारी सिक्योरिटी हाई रहे। नेटवर्क सिक्योरिटी, कि आप किसी भी नेटवर्क के अराउंड वर्क कर रहे हैं, अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो भाई एक्सटर्नल थ्रेट्स उस पर ना आए, उसको अनऑथराइज एक्सेस से, हैकर से बचाने का काम कौन करता है? हमारा क्या सिक्योरिटी। कि भाई आप सिक्योरिटी को पहले चेक करो, उसके बाद नेटवर्क के अंदर अपने डेटा को शेयर करो या कोई भी चीज़ें शेयर करो। आई होप आपको क्लियर होगा कि की सिक्योरिटी हमारी क्या होती है। अगर मैं नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बैकअप। बैकअप का मतलब क्या है? बैकअप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डेटा टू प्रिवेंट डेटा लॉस टू हार्डवेयर फेलियर और ह्यूमन एरर। बैकअप का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जो भी डेटा उसकी हम कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, हम उसे किससे बचाएं? डेटा लॉस से, हार्डवेयर फेलियर से, ह्यूमन एरर से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द टेक्निक बैकअप। अब की कॉन्सेप्ट हमारे बैकअप के क्या होते हैं? पहला हमारा होता है फुल बैकअप। एज द नेम सजेस्ट फुल बैकअप, कि भाई जो भी डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी हमारा डेटा है, हम पूरे डेटा को की कॉपी क्रिएट करें, रो डेटा हो, एग्रीगेटेड डेटा हो, मेटा डेटा हो, सबकी कॉपी क्रिएट करें, तो दैट इज कॉल्ड फुल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप, यानी कॉपी ओनली द डेटा दैट हैज चेंज इन द लास्ट बैकअप। लास्ट बैकअप के अंदर जो भी चेंजेस डेटा है सिर्फ हम उसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल बैकअप। बैकअप स्टोरेज, यानी जो भी बैकअप डेटा उसको हम सिक्योरली स्टोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैकअप स्टोरेज। फुल स्टोरेज, पूरे डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग को की कॉपी क्रिएट करें। इंक्रीमेंटल, जो चेंजेस डेटा हो रहा है उसकी कॉपी क्रिएट करें। बैकअप यानी उस डेटा को इस तरीके से स्टोर करें सिक्योरली ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकअप स्टोरेज। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउसिंग। अब बेसिकली ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउसिंग हमारा क्या होता है, तो हम एक इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक बिग सुपर मार्ट है, ठीक है, वहाँ आप क्या जाते हो, वहाँ आप कोई भी आइटम्स खरीदने जाते हो। अगर वहाँ जो भी आइटम्स आप खरीदने जा रहे हो वो रैंडमली कहीं पे भी रखे हुए हैं, कहीं कपड़े रखे हुए हैं, कपड़ों के साथ आपकी खाने की पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, कहीं कुछ रखा हुआ है, तो क्या होगा, एक वेल ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को फाइंड करने के लिए। बट अगर आइटम्स हमारे वेल अरेंज रहेंगे तो आपको क्या होगा, अगर उनके अलग अलग सेक्शंस बने रहेंगे कि भाई ये सेक्शंस हमारा मेंस का, ये वुमेन्स का, ये कपड़ों का है, या हमारे
ये हमारी बुक्स का सेक्शंस है, अगर बस सेक्शंस हमारे अलग अलग रहेंगे तो शॉपिंग हमारी क्विक होगी और इजी होगी। इसी तरीके से ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, ताकि आपका जो एक्सेस है आप फास्ट एक्सेस कर सको, एफिशिएंटली वर्क कर सको। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से हमारा ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउस वर्क करता है। आ ट्यूनिंग डेटा वेयर हाउस इज लाइक अ बिग storage room where a company keeps all its data and its information data in one organized place। अब डेटा वेयर हाउस एक बिग स्टोरेज है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई उसके अंदर जो भी हमारा डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज वे में रहे, कि जब हमें एक्सेस करें तो हमें फास्ट एक्सेस हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी कोई भी क्वेरी हमें रन करानी है, क्वेरी है, हमें कोई भी क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर को फाइंड करना है, तो भाई एक डेटा ह्यूज डेटा के अंदर से उसका आंसर को फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट अगर हम ट्यूनिंग का यूज़ करके डेटा वेयर हाउस के अंदर उस क्वेरी के आंसर को फाइंड करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत फास्टली हम आंसर को फाइंड कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा ट्विनिंग इन डेटा वेयर हाउसिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये होता क्या है। ट्विनिंग मीन्स मेकिंग द डेटा वेयर हाउसिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, लाइक क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ मैसी रूम सो यू कैन फाइंड थिंग क्विकली। एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस के अंदर फास्ट और मोर एफिशिएंट एक्सेस करने के लिए हम ट्विनिंग का यूज़ करते हैं। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बिग सुपर स्मार्ट मार्केट का एग्जाम्पल दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हाउ डू यू ट्यून अ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो पहला है स्पीड अप स्लो क्वेरीज, लुक एट विच क्वेरीज आर टू लॉन्ग। अब पहले आप देखिए डेटा वेयर हाउस के अंदर कि कौन सी ऐसी क्वेरी जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, तो उनको क्या करो, आप अलग कर दो। ट्राई टू रीराइट दैम इन अ सिंपल वे, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उनको और सिंपल वे में रीराइट करने की आप क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेज इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास इंडेक्सिंग होती है तो आप सिंपली, जैसे इंडेक्स होता है बुक के फर्स्ट पेज पे, तो हमें क्या मिलता है, पता चल जाता है कि भाई ये हमारा जो पेज नंबर है इस पे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट है। बट अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फाइंड करने के लिए, तो हमें इंडेक्सिंग का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टीशन डेटा। पार्टीशन डेटा की जो भी हमारा एक बिग डेटा उसको हमें पार्टीशन कर लेना चाहिए, स्मॉल स्मॉल पार्ट में पार्टीशन कर लेना चाहिए, ताकि हमें जो है क्वेरीज को रन करना, उसको स्टोरेज करना, उसके अंदर से एरर्स फाइंड करना हमें ईजी हो जाए। अवॉइड अनयूज डेटा, जो ऐसा डेटा जो भाई बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा उसको जस्ट डिलीट करो, ताकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2022 से इसमें पूछा गया था। नेम एनी 5 चैलेंजेस इन डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग। डेटा वेयर हाउस के अंदर जो 5 चैलेंजेस हैं, आपको किन्हीं 5 चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना था। बेसिकली 5 चैलेंजेस में पहला चैलेंज क्या है, ह्यूज डेटा वॉल्यूम। डेटा वेयर हाउस ऑफन होल्ड बिलियंस और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, टेस्टिंग ऑल दैट डेटा टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। अब ह्यूज डेटा वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेटा वेयर हाउस के अंदर जो हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसको टेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड है डेटा क्वालिटी इशू। डेटा क्वालिटी इशू क्या है कि डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, तो कुछ इनकन्सिस्टेंट डेटा है, कहीं एरर्स हैं, कहीं मिसिंग डेटा है, तो उस डेटा क्वालिटी को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको टेस्ट करना कि भाई कहाँ कहाँ एरर्स हैं, कहाँ कहाँ हमारा मिसिंग डेटा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये होती है हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड जो हमारी वो है कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। भाई जब हम डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में करते हैं कि भाई हम टैबुलर फॉर्म में करें, किसी फॉर्मेट में करेंगे, तो भाई उसको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना स्टोरेज से पहले कि भाई हमारा वो करेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग कि भाई हमारे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा है, हर की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको रिजॉल्व करना है, क्विकली रिस्पॉन्ड करना, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। डेटा इंटीग्रेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से जो डेटा आता है वो मिसमैच हो जाता है, एरर्स आ जाते हैं, तो उसको फिक्स करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको उसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक साथ इंटीग्रेट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी 5 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम कॉमनली देखते हैं इन द टाइम ऑफ टेस्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एक्सप्लेन वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन एंड रिसेंट ट्रेंड्स। बेसिकली वेयर हाउसिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं और रिसेंट ट्रेंड्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अ वेयर हाउस एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू मैनेज टू ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस ऑफ अ वेयर हाउस और डेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस एप्लीकेशन क्या एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए ऑपरेशंस। भाई ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर, उनको मैनेज करने का काम हमारा कौन करता है,
warehousing applications. In the context of data, it refers to tools or platforms that handle the storage, organization, processing and analyzing of large volume of data. अगर हम डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैंडल करता है हमारे डेटा को स्टोरेज, डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा की एनालाइजिंग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को वेयर हाउस के अंदर स्टोर करना. ये सब चीज़ें कौन करता है? हमारा वेयर हाउसिंग एप्लीकेशंस. ये क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डेटा को कलेक्ट करता है और हेल्प करता है यूज़र को क्विकली कि भाई यूज़र को जो डेटा चाहिए वो उसे जल्दी से मिल जाए. कुछ हमारे वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन है जैसे अमेजॉन रेडशिफ्ट, स्नोफ्लेक, गूगल बिग क्वेरी, ओरेकल, एनोमस. ये हम कुछ यूज़ करते हैं वेयर हाउसिंग एप्लीकेशंस. किसके लिए? ताकि हम अपने मैनेज कर सके अपने डेटा को. आई होप आपको क्लियर होगा. अब रिसेंट ट्रेंड्स हमारे वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन के अंदर क्या है? पहला है क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउस. अब पहले के अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास फिजिकल स्टोरेज होती थी, बट इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्टोरेज या फिजिकल सर्वर आज हम क्या यूज़ करते हैं? क्लाउड बेस्ड यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है और एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो गई है. इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन फिजिकल सर्वर इन अ कंपनी ऑफिस, डेटा वेयर हाउस आर नाउ होस्टेड इन अ क्लाउड. आज के टाइम में हम फिजिकल सर्वर का यूज़ नहीं करते. आज के टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं? क्लाउड का यूज़ करते हैं, जहां हम अपने डेटा को होस्ट करते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग. रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन नाउ प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा एज इट अराइव इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर बैच अपडेट्स. रियल टाइम डेटा का मतलब है मेरे पास आज डेटा आया तो मैंने आज उस डेटा को प्रोसेस किया, एनालाइज किया. ऐसा नहीं कि भाई मैं पूरा मंथ का डेटा लूंगी या साल का लूंगी या 6 महीने का लूंगी. आज हम ऐसे पे वर्क नहीं करते. आज हम रियल टाइम पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट है एआई एंड मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन. आपको पता है मैनुअली काम करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. तो ऑटोमेटिकली हम फाइंड करना चाहते हैं पैटर्न्स को, क्वेरीज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ हम डेटा वेयर हाउस के अंदर हमने किसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? एआई एंड मशीन लर्निंग का स्टार्ट करना, इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. तो ये 3 ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम आज वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं. क्लाउड बेस्ड, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग. आई होप आपको क्लियर होगा. इस क्वेश्चन में आपको यही सब बताना था. बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन. टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है EDW, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस. एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस क्या है? अ सेंट्रल वेयर हाउस फॉर ऑल डेटा अक्रॉस अ कंपनी. ये क्या है? एक ऐसा सेंट्रल वेयर हाउस है जहां हम पूरी कंपनी का डेटा एक जगह स्टोर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लाउड डेटा वेयर हाउस. क्लाउड डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या है? होस्टेड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, रेडशिफ्ट एक्सेट्रा. अगर आप डेटा को क्लाउड पर होस्ट कर रहे हैं, अमेजॉन हो गया, रेडशिफ्ट हो गया, इन क्लाउड बेस्ड कंपनीज के क्लाउड पर अगर आप डेटा को होस्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाउड डेटा वेयर हाउस. नेक्स्ट है वर्चुअल डेटा वेयर हाउस. बेसिकली वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आपको एक इल्यूजन प्रोवाइड कराना कि आपके पास इतना स्टोरेज है, बट वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वर्चुअली है वो सब चीज़ें. तो डेटा स्टे इन सोर्स सिस्टम बट अपीयर कंबाइन थ्रू अ वर्चुअल लेयर. आपको डेटा जो रहेगा वो सोर्स सिस्टम के अंदर ही रहेगा, बट उसको हम एक वर्चुअल लेयर के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल डेटा वेयर हाउस. आई होप आपको क्लियर होगा. EDW, क्लाउड बेस्ड एंड वर्चुअल डेटा वेयर हाउस, ये वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन के टाइप है. ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा AK2 2021, 22, 22, 23, 23, 24, यानी लगातार हमारा 3 साल से सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा है क्या? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? डिस्कस अबाउट द वेब माइनिंग, स्पेशल माइनिंग, टेम्पोरल माइनिंग अंडर द डेटा विजुअलाइजेशंस. आपको ये तीनों माइनिंग को एक्सप्लेन करना था. वेब माइनिंग को, स्पेशल माइनिंग को, टेम्पोरल माइनिंग को. किसके टर्म में? डेटा विजुअलाइजेशन की टर्म में. तो माइनिंग का मतलब तो हम यूनिट 1 से भाई पढ़ते आ रहे हैं, डेटा माइन, जैसे कि नेम है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग. माइनिंग का मतलब डिगिंग, क्या कोई खुदान, जो खदान वगैरह होती है ना, उसमें डिगिंग करके हम कुछ फाइंड करते हैं, तो वही होती है माइनिंग. अब वेब माइनिंग क्या होती है? वेब माइनिंग मीन्स कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर रहे हैं, किससे? वेबसाइट से या वेब डेटा से, उसको हम बोलते हैं वेब माइनिंग. ये हमारी हेल्प करते हैं बिजनेस और पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई यूज़र जो है ऑनलाइन क्या चाह रहा है, उसको क्या पसंद आ रहा है, हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं. ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वेब माइनिंग का. वेब माइनिंग इज अबाउट एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सच एस वेबसाइट्स, सर्च इंजन और सोशल मीडिया. वेब माइनिंग का मतलब क्या है? कि हम अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से? वेबसाइट से, सर्च इंजन से, सोशल मीडिया से. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ये कैसी है हमारी वेब माइनिंग.
हाउ इट रिलेट टू विजुअलाइजेशन, अब हम देख लेते हैं किस तरीके से इससे रिलेट करते हैं। हेल्प विजुअलाइज ऑनलाइन बिहेवियर, ऑनलाइन कस्टमर के ऑनलाइन बिहेवियर को विजुअलाइज करने में ये हमारी हेल्प करता है। और कुछ विजुअल्स टूल्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, हीट मैप्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई वेब माइनिंग हमारा क्या है। नेक्स्ट है स्पेशल माइनिंग। स्पेशल माइनिंग का मतलब क्या है कि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर रहे हैं, डेटा को फाइंड कर रहे हैं, किसके बेस पे, लोकेशन और उसकी स्पेस के बेस पे, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल माइनिंग। ये हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैपन हो रही हैं, कौन सा डेटा किस लोकेशन पे हमारा यूज़ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हम किसके हेल्प से करते हैं, स्पेशल माइनिंग के हेल्प से। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि भाई एक पिज़्ज़ा कंपनी है, वो चेक करना चाहते हैं कि जो मेरे ऑर्डर्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस लोकेशन पे जा रहे हैं, इस सिटी के अंदर किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा मेरा पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहे हैं। तो वो किसकी हेल्प से फाइंड कर सकता है, स्पेशल माइनिंग की हेल्प से वो ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि उनका जो पिज़्ज़ा है वो सबसे ज़्यादा किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारे स्पेशल माइनिंग। इसके अंदर वही लिखा हुआ है, स्पेशल माइनिंग डील्स विद जोग्राफिक और लोकेशन बेस्ड डेटा लाइक मैप्स, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और सैटेलाइट इमेजेस। स्पेशल माइनिंग हमारा जोग्राफिकल लोकेशंस, मैप, इन सब पे वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अभी किस तरीके से रिलेटेड विजुअलाइजेशन से ये देख लेते हैं। शो वेयर इवेंट हैपन एंड अनकवर लोकेशन बेस्ड पैटर्न, ये क्या करता है, इवेंट बताता है कि ये इवेंट इस लोकेशन पे यहाँ हैपन हुआ है। अगर आपका पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा इस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है, तो क्या बता रहा है, वो इवेंट भी बता रहा है और वो लोकेशन भी बता रहा है, अब वो पैटर्न भी फाइंड करके दे रहा है आपको। ये क्या करता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है कि कितना क्लोज स्टोर्स आर कस्टमर्स एंड हाउ वेदर अफेक्ट सेल्स इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये स्पेशल माइनिंग क्या है। अब जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको बताई, आप इसके अंदर सभी चीज़ें लिख आएंगे जो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये क्वेश्चन जब भी आता है हमेशा 10 नंबर में पूछा जाता है, तीनों, वेब माइनिंग भी, स्पेशल माइनिंग भी, टेम्पोरल माइनिंग भी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से कर लें। टेम्पोरल माइनिंग का मतलब क्या है, टेम्पोरल माइनिंग का मतलब है कि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रेंड्स इन डेटा ओवर टाइम, कि भाई लाइक और कितने टाइम में हमारा डेटा चेंज हो रहा है, उसके ट्रेंड के बेस पे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंज हुआ है, किस तरीके से ग्रो हुआ है। लाइक आप समझिए कि मैं पिछले साल से आज की सेल को कंपेयर कर रही हूँ, तो किसकी हेल्प से मैं कंपेयर कर रही हूँ, टेम्पोरल माइनिंग की हेल्प से मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मेरी कितनी ग्रोथ हुई सेल्स में, कितना मेरा लॉस हुआ, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ, टेम्पोरल माइनिंग की हेल्प से मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी स्टोर है, उसको चेक करना है कि सेल्स डेटा अपना चेक करना है, तो वो नोटिस करता है कि मेरी आइसक्रीम जो है वो सबसे ज़्यादा समर में सेल हो रही है, अम्ब्रेला सेल्स हो रहे हैं मेरे रेनी सीजन्स में। तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब पिछले डेटा पे, प्रीवियस डेटा पे जो हमारा डेटा ओवर टाइम हो चुका है, उसके बेस पर आज के डेटा पर वर्क करके कंपैरिजन करके बताता है कि भाई क्या चीज़ें हमारे, इसका क्या आउटपुट हो सकता है। समझ रहे हो आप, ये होता है हमारा टेम्पोरल माइनिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने अभी आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, ग्रोसरी स्टोर का एग्जाम्पल। तो टेम्पोरल माइनिंग फोकस ऑन डेटा दैट चेंज ओवर टाइम। टेम्पोरल माइनिंग किस पे फोकस करता है, जो डेटा चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। जैसे कि सेल्स का डेटा, इस महीने मेरी सेल्स अच्छी है, अगले महीने थोड़ी कम हुई, उससे अगले महीने फिर बढ़ गई। तो ये क्या है, सेल्स जो डेटा है वो टेम्पोरल माइनिंग के अंदर आता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, लाइक लॉग्स, ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इट्स लाइक लुकिंग एट अ कैलेंडर टू सी व्हेन थिंग्स हैपन और रिपीट सच अ सेल। लाइक आप कैलेंडर में देख रहे हैं कि इस डेट को मेरी सेल इतनी हुई, इसको यहाँ ये हुई, इतने टाइम में इतने चेंजेस हुए। तो ये सब क्या है, ये है टेम्पोरल माइनिंग। क्लियर है आपको। वेब माइनिंग वेबसाइट से रिलेटेड, स्पेशल माइनिंग लोकेशन से रिलेटेड, टेम्पोरल माइनिंग डेटा से रिलेटेड, जो उस डेटा से रिलेटेड जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से रिलेट करता है विजुअलाइजेशन में। ट्रैक व्हेन समथिंग हैपन एंड रिवील ट्रेंड्स और चेंज, ये ट्रैक करता है कि क्या चीज़ कब हो रही है, उस ट्रेंड्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। इसके अंदर भी हम कुछ विजुअल टूल्स यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ, टाइमलाइंस, इन सब का, जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर पाते हैं कि भाई हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें हम फाइंड कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये हमारा क्या है, वेब माइनिंग क्या है, स्पेशल माइनिंग क्या है, टेम्पोरल माइनिंग क्या है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार पिछले 3 साल में 10 नंबर में पूछा गया है, कभी 2 नंबर में आ जाता है, कभी 10 नंबर में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आना लाइक कंपलसरी है कि अब तक आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से कर लें।
आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है। हमने यूनिट नंबर 5 तो कंप्लीट देखा विद 3R PYQs क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा, आप उसको भी जाके ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ आपको इंटर्नशिप अपडेट और काफ़ी अच्छी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।